हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि हमारा चैप्टर 2 का पार्ट ए है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को चैप्टर 2 का पार्ट बी यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी। ओके तो हमने कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना स्टार्ट की थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताई थी, उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आई टोल्ड यू द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 एंड उसके बाद आई टोल्ड यू कि आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रिटेन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सेकेंडली जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, when इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स देयर वर टोटल 266 सेक्शन, लेकिन आज की डेट में कुछ सेक्शंस हटा दिए गए हैं, जो कि मैंने बताया था सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ सेक्शन हटा दिए गए हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ सेक्शन हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी एक्ट का, जो ये बताता है कि उस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या है, किस लिए वो एक्ट बनाया गया, किस लिए वो कानून बनाया गया, उसको एक्ट करने, उस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस क्या था, किस चीज को रेगुलेट करने के लिए। तो आप लोगों को पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात उसके प्रियम्बल में लिखी हुई है। प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। सो प्रियम्बल में लिखा हुआ है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहां से आया। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम विच मीन्स ड्रॉन टुगेदर। आपस में कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपस में कुछ डील कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एक वर्ड था कॉन्ट्रैक्टम विच मीन्स ड्रॉन टुगेदर, और कॉन्ट्रैक्टम लैटिन वर्ड था, वहां से वर्ड आया हमारा इंग्लिश वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे एक बात मैं आपको आज एक एडिशनल बात बताना चाहती हूँ कि दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब कि आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते हैं तो दिस इज जस्ट अ जनरल लॉ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल होगा और कुछ एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जैसे मान के चलो कल हमने प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसने, शाहरुख भाई सल्लू भाई को प्रॉपर्टी बेच रहे थे, तो क्या उस प्रॉपर्टी लेने देने के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ क्या एक इकलौता कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल होगा? नहीं भैया, एक अलग से आप लोग एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आप लोग एक कानून पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो, बेचते हो, खरीदते हो, तो वो वाला एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज नॉट द ओनली लॉ जो कि एप्लीकेबल होता है। हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उनका स्पेसिफिक एक्ट्स भी होता है, वो भी एप्लीकेबल होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज जस्ट अ जनरल लॉ। इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब ये एक लौता ऐसा एक्ट नहीं है जो एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, हादिया प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इट डील्स विथ ओनली द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके सिर्फ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताता है, स्पेसिफिक बात नहीं बताता है। हर स्पेसिफिक तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके अलग अलग रेस्पेक्टिव एक्ट भी होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट एक्सेट्रा। अगर आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंश्योरेंस को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अप्लाई होगा, लेकिन मैडम ये एक जनरल लॉ है। इंश्योरेंस के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो वो भी एप्लीकेबल होगा। विच मीन्स कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लौता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, इकलौता एक्ट नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है। मैडम अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके स्पेसिफिक एक्ट्स भी होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज जस्ट अ जनरल एक्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। और उसके बाद हम देखे थे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसको मैंने सीधा कर दिया है कल की क्लास में, कुछ बच्चों की मुंडी टेढ़ी हो गई थी, देखते नहीं बन रहा था, ठीक है। तो पार्ट्स में मैंने आप लोग को बताया था, फट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंडली 76 से लेकर 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड था, जो रिपील हो गया है, डिलीट हो गया है एंड अलग से एक सोगा बन गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देन जो 124 से
47 है वो बात करता है इंडेमनिटी और गारंटी की, 148 से 181 बेलमेंट एंड प्लेज, 182 से 238 एजेंसी का, जो ये इसको हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में। एंड लास्टली था 239 से लेकर 266 जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड था, बट उसको रिपील कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया एंड सेपरेट एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हो गया हमारा कल वाला रिविजन। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था सल्लू भाई शाहरुख भाई का, जिस एग्जाम्पल को हमने देख के कुछ टर्म्स समझे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और मैंने आप लोग को बताया था कि शाहरुख भाई ने ऑफर दिया सल्लू भाई को कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, और सल्लू भाई ने बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारा बंगला 200 करोड़ में खरीदूंगा। तो जब शाहरुख भाई ने ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, उसको बोलते हैं प्रपोजल और ऑफर। एंड जैसे सल्लू भाई ने बोल दिया कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो उसने दे दिया एक्सेप्टेंस। और मैंने आप लोग को बताया था एक प्रॉमिस, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। और अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ रहता है, कंसिडरेशन मतलब दोनों को बदले में कुछ मिलना चाहिए। सल्लू भाई को मिल रहा है बंगला और शाहरुख भाई को मिल रहा है 200 करोड़ रुपए, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब कंसिडरेशन भी है। और ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी होता है उसको वो बन जाता है एग्रीमेंट, और ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे हम लोग ने कल की क्लास में डिफरेंस बिटवीन समझा था, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम और डिटेल में डेफिनेशंस के साथ पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको एक इजी करके एक लैंग्वेज में समझाया था, अब इसको हम प्रॉपर लॉ की लैंग्वेज में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैडम अगर मैं आपको सबसे पहले बोलूं कि ये सारे वर्ड का मीनिंग कहाँ बताया गया है, तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 है विच डिफाइंस ऑल दिस टर्म्स। और मैं आपको बता दूं, नॉर्मली आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, चाहे आप कंपनीज एक्ट पढ़े, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़े एक्ट पढ़े, चाहे आप जीएसटी एक्ट पढ़े, आप कोई भी लॉ पढ़े, नॉर्मली जनरली ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस दिए रहते हैं। तो सबसे पहला आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि प्रपोजल ऑफर कहां डिफाइंड है। मैम प्रपोजल डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। नेक्स्ट प्रॉमिस कहां डिफाइंड है मैम, प्रॉमिस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। कंसिडरेशन कहां डिफाइंड है मैम, 2 क्लॉज डी में। एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है 2 क्लॉज ई में, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है 2 क्लॉज एच में। याद करना पड़ेगा मैम, हाँ जी याद करना पड़ेगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपनी क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी धीरे धीरे करके आप लोग को मैं याद करा दूंगी, अभी से बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, अब एक एक करके सबकी डेफिनेशन देखते हैं मैम। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 2A डिफाइन करता है ऑफर को या प्रपोजल को, और एक लेमन लैंग्वेज में आप समझ चुके हैं कि ऑफर क्या होता है। किसी को कुछ प्रपोज करना, किसी को कुछ ऑफर देना कि क्या तुम मेरा ये काम करोगे, बदले में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। ठीक है, तो दैट इज ऑफर। तो अब इसको हम डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं कि लॉ में, लीगल लैंग्वेज में ऑफर को किस तरह से डिफाइन किया है। ऑफर को इस तरह से कुछ डिफाइन किया हुआ है कि व्हेन अ पर्सन, जब कोई बंदा सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make proposal। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। एक बंदा जब दूसरे बंदे को कुछ सिग्निफाई करता है, यानी कुछ बताना चाहता है। यहां पर कौन है हमारे एग्जाम्पल में, शाहरुख भाई। शाहरुख भाई ने सल्लू भाई को कुछ बताया कि मैं ना अपना बंगला बेचना चाहता हूं, तो उसने अपने बता रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं अपना बंगला बेचना चाह रहा हूं। राइट, सो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। अब इस वर्ड को समझते हैं, टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग का मतलब क्या होता है। देखो, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। तो जब ऑफर कुछ करने के लिए होता है तो उसको बोलते हैं टू डू। जैसे हमारे एग्जाम्पल में शाहरुख भाई सल्लू भाई को बोल रहा था कि मैं अपना बंगला बेचूंगा, मतलब वो कुछ करने के लिए बोल रहा है। कब, अगर बदले में सल्लू भाई उसको 200 करोड़ देता है तो। अब ये दूसरे लाइन का क्या मतलब है मैम, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ करने से रोकना।
जैसे मान के चलो शाहरुख भाई सल्लू भाई शाहरुख भाई को बोलता है, भाई एक काम करना, तू अपना बंगला किसी और को मत बेचना, मैं 2 साल बाद खरीदूंगा तेरा बंगला। तो यहाँ पास अभी बंगला खरीदने का अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, बंगला खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। शल्लू भाई ने बस इतना बोला शाहरुख भाई को कि तू अपना बंगला किसी और को नहीं बेचेगा, बेचेगा तो बस मेरे को बेचेगा। मतलब यहाँ उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सलमान भाई बोल रहा है, कुछ करने से मना कर रहा है, कुछ करने नहीं बोल रहा है, कुछ करने से मना कर रहा है कि तू अपना बंगला किसी और को नहीं बेचेगा, कुछ भी हो जाए। तो शाहरुख भाई बोलेगा क्यों नहीं बेचूंगा भाई, क्या देगा तू बदले में? तो सल्लू भाई ने बोला कि मैं तेरे को बदले में अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, अपनी गाड़ी दे दूंगा, अगर तू अपना बंगला किसी और को नहीं बेचता है 2 साल तक, तो मैं अपनी गाड़ी तेरे नाम पे कर दूंगा। तो यहाँ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जी हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, कुछ करने से मना किया जा रहा है। तो ऐसा भी कर सकता है, जी हाँ कर सकते हैं। समझ में आई? तो एक ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। और ऑफर जब कुछ करने के लिए होता है तो उसको बोलते हैं टू डू समथिंग, और जब कुछ नहीं करने के लिए, हम जब किसी को कोई काम करने से मना करते हैं तो वो होता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जैसे मम्मी नहीं बोलती है कई बार कि बेटा तू कोई गलत काम मत करना, तो बेटा बोलेगा क्यों नहीं करूं मम्मी मैं, क्या दोगे मेरे को? तो मम्मी बोलेगी बदले में मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगी। वैसे तो ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया, लेकिन नहीं करने का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मॉम ने आपको कुछ करने से रोका कि तू गलत काम मत करना, बदले में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। तो दिस इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने से मना करना। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे पढ़ते हैं। अब जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑफर देता है तो वो ये सोच के ऑफर देता है कि सामने वाला मुझे हाँ या ना बताएगा। जैसे कि जब शाहरुख भाई ने बोला सल्लू भाई को कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, तब वो इस इंटेंशन के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि सामने वाले का मुझे जवाब चाहिए, मुझे सामने वाले का जवाब चाहिए, मतलब विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। और यहां अदर पर्सन कौन है? सल्लू। हमें सल्लू का एसेंट चाहिए। एसेंट मतलब अप्रूवल, एसेंट मतलब हाँ, हम इस उम्मीद के साथ उसको ऑफर दे रहे हैं कि वो हाँ बोलेगा। और टू सच एक्ट्स और एब्सटिनेंस, वही जो हमारा एक्ट करने का ऑफर है या जो एब्सटिनेंस करने का ऑफर है, कुछ करने का या कुछ ना करने का जो हमारा ऑफर है, हम इस उम्मीद के साथ वो ऑफर देते हैं कि सामने वाला उसको हाँ बोलेगा। तो इस ऑफर को बोलते हैं प्रपोजल। अब समझ में आई ये लीगल डेफिनेशन? तोड़ तोड़ के पढ़ने से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज भी आसान हो जाती है। तो दिस इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज होता है मैडम। और ऑफर और प्रपोजल डिफाइंड है कहाँ? ऑफर और प्रपोजल डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। कुछ इज सेइंग ऑल क्लियर मैम, क्रिस्टल क्लियर, ओके। रिकी सिंह क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब मैम मैंने आपको बताया था ऊपर वाले चार्ट में, यहां पर बताया था ये वाले चार्ट में कि एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, मतलब वादा। इधर से शाहरुख भाई ने ऑफर किया क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, इधर से सलमान भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन गया एक प्रॉमिस, वादा हो गया, अब निभाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब प्रॉमिस कहां डिफाइंड है मैडम? प्रॉमिस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइंस द वर्ड प्रॉमिस। तो यहां क्या बोला गया? यहां बोला गया मैम व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। इसका मतलब जिस बंदे को ऑफर दिया गया है, और हमारे एग्जांपल में वो बंदा कौन है? वो बंदा है सल्लू भाई। व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब वो हाँ बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा बंगला 200 करोड़ में खरीदूंगा। मतलब जिस बंदे को ऑफर दिया हुआ है, जब वो हाँ बोलता है, जब वो अपनी मंजूरी देता है, जब वो अपनी अप्रूवल देता है, व्हेन ही गिव्स हिज एसेंट, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तब ये मान लेते हैं कि वो जो ऑफर था ना वो एक्सेप्ट हो गया है। अब आगे, एंड अ प्रपोजल मतलब ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ये बात तो आपको पता है कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर प्रॉमिस की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज सी डिफाइंस द वर्ड प्रॉमिसर
एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो प्रोमिसर कौन है बंदा? हमारे एग्जांपल में शाहरुख भाई प्रोमिसर है। क्यों? क्योंकि शाहरुख भाई पहले ऑफर दे रहा है कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे। जो बंदा ऑफर देता है वो प्रोमिसर, जिस बंदे को ऑफर मिलता है यानी सल्लू भाई वो प्रोमिसी। एज इजी एज दैट। तो यहां पर बोल रहा है प्रोमिसर और ऑफरर कौन है? प्रोमिसर वो बंदा है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ठीक है। और प्रोमिसी मतलब द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, ठीक है। आगे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पहले आ जाओ नीचे 2E में, सेक्शन 2 क्लॉज ई। एक बार हम लोग ब्रीफ में सारा चीज समझेंगे, उसके बाद हम लोग बुक से भी रीडिंग लेंगे बाद में। सारा चीज एक बार समझ लो अच्छे से, फिर बुक से समझने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगी, बुक को रीड करके समझने में तुरंत हो जाएगा वो। तो पहले हम सब चीज इजी करके अपने खुद के लैंग्वेज में समझेंगे एंड देन उसके बाद हम उसको बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन 2E डिफाइंस द वर्ड एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है मैम? आपको पता है कि एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी होता है वो बन जाता है एग्रीमेंट। ये वाला टेबल तो कभी जिंदगी में मत भूलना, बहुत काम आएगा। कौन सा? ये वाला टेबल। यहां पर आपको पता था प्रॉमिस जब एक्सेप्ट, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो वो बन गया प्रॉमिस। अब जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन होता है वो प्रॉमिस बन जाता है एग्रीमेंट। तो आपको पता है एग्रीमेंट होने के लिए क्या 2 चीज होना जरूरी है? प्रॉमिस होना जरूरी है और एग्रीमेंट कंसिडरेशन होना जरूरी है। प्रॉमिस होना जरूरी है प्लस कंसिडरेशन होना जरूरी है एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए। और प्रॉमिस क्या होता है? कुछ नहीं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट होने के लिए 3 चीज होना जरूरी है मैम, एग्रीमेंट होने के लिए 3 चीज होना जरूरी है, विच इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विच इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू योर एग्रीमेंट। डेफिनेशन भी इसकी बहुत इजी है। ये कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइंड है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब 2-3 प्रॉमिस मिला करके। क्या मल्टीपल प्रॉमिस हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मान के चलो शाहरुख भाई ने मल्टीपल ऑफर दे दिया, क्या कि तू एक काम कर, मेरे को ना 200 करोड़ देना, मैं तेरे को 200 करोड़ में ना अपना बंगला भी दे दूंगा और अपनी BMW भी दे दूंगा, दोनों चीज दे दूंगा तेरे को 200 करोड़ में। तो यहां उसने 2 प्रॉमिस किया, शाहरुख भाई ने 2 प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को अपना बंगला भी दूंगा और मैं तेरे को अपनी गाड़ी भी दूंगा। तो दिस इज अ सेट ऑफ प्रॉमिस। तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जिससे दोनों को कुछ ना कुछ एग्रीमेंट मिल रहा, कंसिडरेशन मिल रहा है, तो इट बिकम्स इज एन एग्रीमेंट। एज सिंपल एज दैट। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या होता है? आप सभी को मैंने कल बताया था कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है मैडम वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कौन कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होते हैं मैम? मैंने आपको बताया है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अग्रीमेंट जिसको आप फुलफिल करवा सकते हो, जिसमें आपका लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है फुलफिल करना। और अगर सामने वाले ने ब्रीच किया, सामने वाले ने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की, अपना वादा नहीं निभाया, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हो और कोर्ट में केस करके उसको आप एनफोर्सेबल करा सकते हो। जैसे कि कल हमने सिद्धि के भाई का एग्जाम्पल लिया था कि सिद्धि ने अपने भाई को प्रॉमिस दिया था कि अगर तुम बोर्ड में 95% लेकर के आओगे तो मैं तुमको साइकिल दिलाऊंगी। लेकिन यहां मैडम कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा था। मतलब अगर सिद्धि अपने भाई को साइकिल नहीं दिलाती है तो सिद्धि का भाई कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, उसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों भाई बहन के बीच का मैटर है। दिस इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। यहाँ देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था कि अगर सामने पार्टी ने अपना पार्ट नहीं निभाया, अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया, अपना वादा नहीं पूरा किया, तो हम कोर्ट में जाके केस करेंगे। ऐसा कोई इरादा नहीं था दोनों का।
तो उसको हम बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी। और ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है, यानी जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल रिलेशन होता है, सिर्फ उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैम? कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी, ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है मैडम? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। 2 क्लॉज एच, H for horse, 2 clause H में defined है word contract, and contract means ऐसा agreement which is enforceable by law. So an agreement which is enforceable by law is known as contract. अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिबिलिटी? अभी हमने सिद्धि वाला एग्जांपल लेके समझा था कि अगर आपका इंटेंशन है कि अगर सामने वाले पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया तो हम कोर्ट में केस करेंगे और फिर कोर्ट बोलेगी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर शाहरुख भाई ने बंगला दे दिया लेकिन सल्लू भाई चीटरखोर निकले, चीटरखोर मतलब 200 करोड़ नहीं दिए, तो शाहरुख भाई कोर्ट में केस कर सकते हैं और कोर्ट फिर सल्लू भाई को बोलेगी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बंगला खरीदो या ना 200 करोड़ दो, या तो फिर बंगला वापस करो या तो 200 करोड़ दो। उसको बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी। मतलब वहां लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है, लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब अगर वो पूरा नहीं हुआ, अगर सामने वाली पार्टी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो आप कोर्ट में उसको एनफोर्सेबल करा सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, उसको इफेक्ट में ला सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। सो इट मीन्स देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और दोनों पार्टी के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, शाहरुख भाई के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि अपना बंगला मन्नत देना पड़ेगा, और सल्लू भाई के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि उसको 200 करोड़ देने पड़ेंगे। आगे लीगल ड्यूटी बन जाती है, एक ही बात। अब मैडम मैंने आपको एक चीज बता दी कि एग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में मतलब लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, और कोई अग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है जो एनफोर्सेबल है। और ये बात भी आपको पता चल गई कि ऐसा कौन सा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता है जिसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, मतलब देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और इसके एग्जाम्पल क्या है मैम? दे दो एग्जाम्पल। होते हैं कुछ सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट, जैसे आपस में फैमिली का मैटर है, भाई बहन का मैटर है, पति पत्नी का मैटर है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक अग्रीमेंट। इसका एक और एग्जांपल देके समझाती हूं मैं, एक और प्यारा सा एग्जांपल देती हूं। ये कौन है? रणवीर सिंह, ठीक है। और ये कौन है? कोई बता सकता है ये कौन है? वेरी गुड आशीष। आशुतोष ने भी बता दिया, ये है हमारी दीपू, ठीक है। तो ये है हमारे रणवीर जी और ये है हमारी दीपू। अब क्या हुआ, रणवीर जी का मन कर रहा था कि चलो हम, दीपू को प्यार से बोला उसने, दीपू दीपू एक काम करते हैं, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तो रणवीर सिंह ने दीपिका को ऑफर दिया, रणवीर ने दीपू को ऑफर दिया कि दीपू दीपू क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? ठीक है। तो रणवीर सिंह ने दीपिका को ऑफर दिया और दीपू ने बोल दिया हाँ मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है मैम, रणवीर सिंह ने ना पीवीआर की मस्त 500 रुपए की 2 टिकट खरीद ली, एकदम पीछे वाली रिक्लाइनर, ठीक है। रिक्लाइनर की टिकट खरीद ली, 1000 रुपए उसने खर्चा कर दिया, और उसने ना पॉपकॉर्न वगैरह भी सब स्नैक्स बुक कर दिया था, टोटल मिला के 2000 का खर्चा कर दिया, 2000 का खर्चा कर दिया। अब रणवीर सिंह ने टिकट विकेट बुक कर ली सारा। अब आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब दोनों को वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दीपू ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी, तो दीपू को वो वादा निभाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ मैडम, दीपू जी ने मना कर दिया। दीपू जी को एंड टाइम पे कुछ काम आ गया, दीपू जी को किसी और के साथ घूमने जाना था, तो दीपू जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा पाऊंगी, और एकदम एंड टाइम पे धोखा दे दिया। रणवीर सिंह बैठ करके वेट कर रहा है मूवी थिएटर हॉल में कि कब आएगी दीपू, कब आएगी दीपू, और दीपू तो आई नहीं। अब क्या होगा?
अब क्या रणवीर सिंह गुस्से में जाके कोर्ट में केस कर देगा कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने बोला था मेरे साथ मूवी देखने चलेगी और ये नहीं गए। कोर्ट क्या बोलेगी पता है? कोर्ट बोलेगी कि ये मियाँ बीवी का झगड़ा आपस में निपटो, घर में, कोर्ट में नहीं। ये आप लोगों का पर्सनल मामला है, ये आप लोग का डोमेस्टिक मैटर है। इस मामले को कोर्ट में मत लेकर के आइए। यहाँ पर दोनों पार्टी जब अग्रीमेंट में एंटर कर रहे थे, यानी जब रणवीर सिंह ने ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, दीपू ने हाँ बोल दिया, दोनों के बीच में हो गया प्रॉमिस और ये हो गया अग्रीमेंट। अब क्या हुआ, ये अग्रीमेंट जब वो लोग कर रहे थे तब उनका कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि वो दोनों का इंटेंशन नहीं था कि अगर ये नहीं जाएगी, मना कर देगी तो मैं कोर्ट में चल जाऊंगा। नहीं, ऐसे अग्रीमेंट्स में, ऐसे जो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसे जो डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड दैट इज वाई दिस अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल एंड दैट इज वाई दिस अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझी गई गोपी बहू? ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हो रही थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हो रही थी और वो दोनों ने इनवाइट किया सल्लू भाई को कि सल्लू भाई हमारी शादी में आना। ठीक है, इनवाइट कर लिया और उनको लगा कि सल्लू भाई तो बहुत खाना खाते हैं, तो उन्होंने मस्त केटर को बोल दिया कि एक्स्ट्रा खाना बनाना, सल्लू भाई आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने सल्लू भाई को इनवाइट कर लिया और सल्लू भाई को बहुत बोला कि सल्लू भाई आप आओगे क्या हमारी शादी में? तो सल्लू भाई ने बोला हाँ हाँ आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, चन्ना मेरे यहाँ भी गाऊंगा, आऊंगा चन्ना मेरे यहाँ गाऊंगा। तो सल्लू भाई ने बोल दिया हाँ मैं आऊंगा। और आखिरी में क्या हुआ कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में सल्लू भाई नहीं आए। जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी शादी में आओगे, तो सल्लू भाई ने बोल दिया हाँ, ये बन गया दोनों के बीच में एग्रीमेंट। लेकिन बाद में सल्लू भाई ने धोखा दे दिया, सल्लू भाई ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, अपना वादा नहीं निभाया। वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा और नहीं आया, तो क्या यहाँ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं कि इस बंदे ने वादा किया था और पूरा नहीं किया? द आंसर इज नो, क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें दोनों पार्टी का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। इसीलिए इस तरह के अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनता है। इसीलिए दे आर नॉट एनफोर्सेबल एंड दे आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इतना समझ में आ गया? अब ये हो गया हमारा ये वाला टेबल, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल, उसमें कोई इंटेंशन नहीं रहता है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई लीगल ड्यूटी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जैसे कि कल मैंने लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया था, दिव्या का एग्जांपल, कि दिव्या ने एचपी का लैपटॉप ऑर्डर कर दिया अमेजन से। अब यहाँ अगर अमेजन वो लैपटॉप डिलीवर नहीं करता है तो यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड था और हम अब अमेजन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कोर्ट में और उसको बोल सकते हैं अमेजन को कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, या तो हमें लैपटॉप डिलीवर करो या तो हमारे पैसे वापस करो। ठीक है, सो देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड ऐसे अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होते हैं, जिसमें इंटेंशन होता है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दे आर नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया सबको? क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ओके, आई कैन सी एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रही हूँ एक बार बुक पढ़ लेते हैं, सिर्फ नोट्स से नहीं, वैसे तो दिस नोट्स आर इनफ, दिस नोट्स कवर एवरीथिंग जो बुक में लिखा है, लेकिन एक बार बुक भी रीड कर लेते हैं। बुक रीड करने से पहले एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगी मैं। ये स्टेटमेंट है, दस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझा? इसका मतलब कि अग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं और कुछ सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स भी आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। देखो ये अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है तो ये छोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट है और ये बड़ा वाला क्या है? अग्रीमेंट। वेन डायग्राम बना दिया हमने, लॉजिकल रीजनिंग वाला वेन डायग्राम का कंसेप्ट याद कर लेना कि ऑल अग्रीमेंट्स आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है।
अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट तो आता है, साथ में कुछ अलग दूसरे अग्रीमेंट भी आते हैं जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि बिना अग्रीमेंट बने कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बराबर है। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई नींद में भी पूछे ना तो बता देना, कोई नींद में भी पूछे ना, आधी नींद में उठा के तो बता देना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और एल्स we can start with our book. This is our book, this is our ICSI module, Indian Contract Act. अब स्टार्टिंग से लेके हमने अभी तक जो पढ़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा, अब वक्त आ गया है एक बार बुक से पढ़ने का। ठीक है, तो एक बार कुछ सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इसका वैसे मैंने क्रक्स निकाल करके आपको बता दिया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। विच इज मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन मतलब एक बंदा क्या अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? मैं अपने आप को बोल रही हूँ इशिका क्या तुम मेरा फोन खरीदोगी, और मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ कि हाँ मैं खरीदूंगी, क्या मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो इंसान तो होने चाहिए ना, कोई बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है नीलम, कल से टाइम पे आना, बहुत लेट हो गई, आज हमारी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है ओके। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ विच इज मेड बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। टू एंड मोर पर्सन मतलब एक अकेला बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आगे बाय विच राइट्स आर अक्वायर्ड बाय वन और मोर पर्सन टू एक्ट और फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर पर्सन। तो इसमें फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है मैडम? फोरबियरेंस का मतलब वही होता है कुछ करने से मना करना, और एक्ट का मतलब होता है कुछ करने के लिए बोलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नेहा कक्कड़ को ऑफर दिया कि नेहा कक्कड़ मेरे यहाँ एक इवेंट है, क्या तुम आकर के गाना गाओगी? मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगी ठीक है, तो नेहा कक्कड़ ने बोल दिया हाँ ठीक है। तो यहाँ मैंने नेहा कक्कड़ को ऑफर दिया कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए? मेरे यहाँ आके गाना गाने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ उसको करने के लिए ऑफर दे रही हूँ। फोरबियरेंस मतलब कुछ करने से मना करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है हमारे? ये हैं हमारे वो एक मूवी थी ना आरोही वाली जिसमें गाना आता है तुम ही हो। आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर। आशिकी 2 हाँ 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 आशिकी 2। ये है हमारा आदित्य रॉय कपूर और ये है हमारी आरोही। ठीक है, इन लोगों की आशिकी 2 चल रही है। अब आप सभी को पता है कि आशिकी 2 में आदित्य बहुत पीता है, इसीलिए उसका गला खराब हो जाता है बाद में। तो यहाँ पर आरोही ने क्या बोला? आरोही ने ऑफर दिया आदित्य को। आदित्य का मूवी में नाम क्या था? किसी को याद है क्या? राहुल, हाँ राहुल। ठीक है, तो आदित्य ने राहुल को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया? कि अगर तुम पीना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? मैं तुम्हें पैसा दूंगी, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर दिया लेकिन कुछ करने के लिए नहीं, कुछ करने से रोकने के लिए ऑफर दिया। बोल रही है कि तुम ये काम मत करो, कुछ ना करने का ऑफर है, तो उसको बोलते हैं फोरबियरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे A contract is an agreement which is creating and defining obligation between party. Obligation मतलब एक लीगल ड्यूटी बन जाती है पार्टीज के बीच में, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। वादा किया वो निभाना पड़ता है, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि जो वादा किया वो आपको निभाना पड़ेगा। आगे का पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू फॉर्मेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ कुछ जनरल प्रिंसिपल बताता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। आगे, रूल्स गवर्निंग द प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट ऑफर वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ये सबसे रिलेटेड लॉ बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडेमनिटी से रिलेटेड, गारंटी से रिलेटेड, एजेंसी से रिलेटेड, ये बात हम लोग चार्ट बना के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे, इट ऑल्सो कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग प्रोविजन पढ़ने वाले हैं रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैडम? जब कोई इंसान अपना वादा नहीं निभाता है तो आप उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर सल्लू भाई ने धोखाधड़ी कर दिया और 200 रुपए नहीं दिया, सल्लू भाई निकला 1.5 छाना, उसने 200 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो अब शाहरुख भाई उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकता है? तो जब कोई एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब टूट गया कॉन्ट्रैक्ट वो। अब उस केस में क्या क्या आपके पास रेमेडीज अवेलेबल होंगी, वो सब के बारे में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। आगे, the law of contract constitute the most important branch of mercantile and commercial law। मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ मतलब बिजनेस लॉस, और बिजनेस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस करने के लिए सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है। आगे, इट अफेक्ट्स एवरीबडी मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज। इट इज सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज वर्ल्ड। बकवास बात लिखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट करना हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड के लिए, सिविलाइज वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली, नहीं तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी। आगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 1872 केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ये बात हम पढ़ चुके हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट सेज टू डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो। दिस इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। नो मीन्स एग्जॉस्टिव मतलब कि दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये इकलौता एक्ट नहीं है जो एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट्स की केस में। उनके लिए जो स्पेसिफिक लॉ बने हुए हैं वो भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे इंश्योरेंस के लिए सेपरेट एक्ट बना हुआ है इंश्योरेंस एक्ट, तो वो एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। आगे, it does not deal with branches of law of contract. Thus the contract relating to partnership, sales of goods act, negotiable instruments, insurance etc are dealt with separate acts। ये सब के लिए सेपरेट एक्ट बने हुए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जैसे आपको किसी को पैसा देना है और आप पैसा नहीं दे करके चेक काट के दे रहे हो, एक रिटर्न में नोटिस लिख के दे रहे हो, बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में दे रहे हो, ये सारे होते हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आपको डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है विच इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सो हर चीज के लिए एक सेपरेट उनका लॉ भी बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिर्फ एक जनरल लॉ है, ठीक है। आगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजरली डील्स विथ जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक है जो जनरल प्रिंसिपल्स बताता है। फर्स्ट पार्ट 1 से लेके 75 तक है। एंड जो सेकेंड पार्ट है हमारा पूरा 124 से लेके 238 तक है, जिसमें एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, इंश्योरेंस, गारंटी सबके बारे में दिया हुआ है। ये हमारा है सेकेंड पार्ट। ये हो गई कुछ जनरल बातें। अब आगे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ डिफाइन किया है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ पर पढ़ो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 2H। आई होप ये बुक जो है ये आप सभी के पास प्रिंटेड होगी, नहीं होगी ना तो सिर्फ ये वाला चैप्टर, कौन सा चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसको प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। अगर कहीं कुछ एडिशनल नोट्स लगेगा या कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड बुक में रहेगा तो मैं उसका सेपरेट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, और हैंड रिटन नोट्स तो आप लोगों को मिलेंगे ही सारे टॉपिक के, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स रिवीजन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इजी रहेंगे। एक बार समझने के लिए हम लोग बुक से भी गो थ्रू करेंगे, और अगर कोई एडिशनल पॉइंट मेरे को पढ़ाना होगा जो बुक में नहीं होगा तो उसके लिए मैं सेपरेट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। एक बार के लिए ICSI वाले नोट्स को आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ओके। आगे, Indian Contract Act defines contract in section 2H as an agreement enforceable by law। ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आगे, दिस डिफिनेशन इंडिकेट्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली कंसिस्ट 2 पार्ट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सिबिलिटी। First, there must be agreement, and secondly, it must be enforceable by law. To be enforceable, an agreement must be coupled with obligation. Enforceability का मतलब क्या होता है मैम? Enforceability का मतलब होता है legal obligation.
और लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट होता है? जब आप लोगों का इंटेंशन होता है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, जब आपका लीगल रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा बात कि क्या एनफोर्सेबिलिटी कब होती है? जब लीगल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल रिलेशन होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी विच इज एग्रीमेंट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं अग्रीमेंट की तरफ। अगर किसी को भी कुछ पॉइंट नहीं समझ में आएगा मुझे चैट बॉक्स में बता देना, मैं उसको रीटेक कर लूंगी उस टॉपिक को। ओके, नेक्स्ट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट। प्रॉमिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वाई? बिकॉज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। बहुत इजी है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एन एग्रीमेंट गिव बर्थ टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है, इसका क्या मतलब है कि एग्रीमेंट इज द मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट आता क्या? नहीं मैडम, नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न होता है, विच मीन्स एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू कॉन्ट्रैक्ट। आगे एज पर सेक्शन 2E, मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अग्रीमेंट कहां डिफाइंड है। अग्रीमेंट डिफाइंड है मैडम सेक्शन 2 क्लॉज ई में। सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रोमिसेस लास्ट में एस लग गया मतलब प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है। प्लूरल मतलब मोर देन वन प्रोमिस, राइट। सो एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस विच इज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। मतलब ऐसा प्रोमिस जिसमें कंसिडरेशन भी है वो बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट। आगे इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इस लाइन को हाईलाइट कर लेना। कौन सी लाइन को? इस लाइन को। अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉमिस। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉमिस से उत्पन्न होता है अग्रीमेंट और अग्रीमेंट से उत्पन्न होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये बन गया हमारा रास्ता। जैसे ये वाला जो चार्ट है ना, कौन सा चार्ट? ये प्यारा सा चार्ट, ये वाले चार्ट से आप समझ जाएंगे कि प्रॉमिस से उत्पन्न होता है एग्रीमेंट और एग्रीमेंट से उत्पन्न होता है कॉन्ट्रैक्ट। समझी गई? सो वी कैन से दैट एग्रीमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीमेंट बेस्ड है प्रॉमिस के ऊपर। अगर प्रॉमिस ना होता तो एग्रीमेंट भी ना होता, और अगर एग्रीमेंट ना होता तो कॉन्ट्रैक्ट भी ना होता। ठीक है, आगे अब बोल रहा है व्हाट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस क्या है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं मैडम? यहां। प्रॉमिस कि जब कोई बंदा जिसको ऑफर होता है वो अपनी कंसेंट देता है तो उसको बोलते हैं ऑफर एक्सेप्ट हो गया, और एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। वही बात यहां लिखी हुई है, उसी चीज को दोबारा लिखा हुआ है क्या कि अकॉर्डिंग टू सतीश इतना लेट क्यों आए? कल से टाइम पे आना, हमारी क्लास खत्म होने वाली है। 4:30 विल बी द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके ओके, सो यहां पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। एसेंट मतलब लिख लो यहां पर, एसेंट मतलब अप्रूवल। ऐसे मुंडी हिला रहा है, हाँ बोल रहा है, एसेंट दे रहा है, ठीक है। द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। एन agreement therefore comes into existence when one or party makes a proposal or offer to the other party and the other party signifies his assent thereto. In a nutshell, an agreement which is sum total of offer and acceptance. एक agreement क्या हो जाएगा? Simply बोल सकते हैं, we can say that offer plus acceptance plus consideration is equals to agreement. Agreement is the sum total of offer plus acceptance जिसमें consideration भी मौजूद है। In a nutshell. अब यहां पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है मैम, एग्रीमेंट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट होने के लिए ये दो चीजें होना जरूरी है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। पहला क्या? एग्रीमेंट होने के लिए पहला होना चाहिए प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन मतलब
मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक अकेला बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पास वही लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट बिकॉज़ वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ हिमसेल्फ। समझी गई? आगे नेक्स्ट बोल रहा है कंसेंसस एड आइडम। हाय अल्लाह, ये क्या लिख दिया? कंसेंसस एड आइडम, ये क्या होता है? ये तो कुछ अतरंगी लैंग्वेज में लग रहा है। तो अतरंगी लैंग्वेज का मैं आपको मतलब बताती हूँ कि कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है, कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब मीटिंग ऑफ माइंड्स का क्या मतलब होता है मैम? कि आप जिस चीज को सोच के ऑफर दे रहे हो, सामने वाले को वो क्लियरली पता है, सामने वाला भी वही चीज सोच रहा है। जैसे मान के चलो मेरे पास 2 फोन है। मेरे पास है, एक है रियलमी का फोन और एक है आईफोन। मेरे पास 2 फोन है, एक है रियलमी का फोन और एक है आईफोन। अब मैंने किसी एक बंदे को ऑफर दिया, मान के चलो मैंने नीलम को ऑफर दिया कि नीलम क्या तुम मेरा फोन 40,000 में खरीदोगी? मैंने नीलम को ऑफर दिया कि नीलम क्या तुम मेरा फोन 40,000 में खरीदोगी? और नीलम को लगा कि मैम ना अपना आईफोन बेचने की बात कर रही है, मैम अपना आईफोन 13 बेचने की बात कर रही है, वो भी सिर्फ 40,000 में। तो इतना अच्छा ऑफर तो मिलेगा नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मेरे को आईफोन 13, वो भी नया नया, 2-3 दिन यूज की होगी मैडम, अभी अभी खरीदी है, दे देगी, बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो नीलम के माइंड में आया कि मैम अपना आईफोन बेचने की सोच रही है, 40,000 में मिल रहा है, खरीद लेती हूँ। और मेरे माइंड में क्या चल रहा था पता है? मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं अपना आईफोन नहीं बेचूंगी, मैं अपना रियलमी का फोन बेचने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हो गई, मेरे और नीलम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तो बात कर रही थी अपना रियलमी वाला फोन बेचने की, और नीलम को लगा कि मैं अपना आईफोन बेचने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ऑफर तो दिया नीलम को, नीलम क्या तुम मेरा फोन 40,000 में खरीदोगी? और नीलम ने हाँ हाँ बोल दिया। मैंने ऑफर दिया, नीलम ने हाँ बोल दिया कि हाँ मैम मैं आपका फोन 40,000 में खरीदूंगी। तो यहाँ ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन भी है, लीगल ऑब्लिगेशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैडम एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यहाँ, भले ही सब कुछ है लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपना रियलमी वाला फोन बेचूंगी, और नीलम के दिमाग में ये चल रहा था कि मैम अपना आईफोन बेच रही है। तो यहाँ देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। मेरे माइंड में मैं कुछ और कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रही हूँ और उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों ने सेम चीज को लेकर के अग्रीमेंट नहीं किया, देर इज मिसअंडरस्टैंडिंग। सेम फैक्ट्स को लेकर के हम दोनों ने हाँ नहीं बोला। तो जब यहाँ मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है, उस केस में वैलिड अग्रीमेंट नहीं होता है। वैलिड अग्रीमेंट ही नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। अग्रीमेंट होगा तभी हम चेक करेंगे वो एनफोर्सेबल है कि नहीं, तब पता करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। यहाँ तो वैलिड अग्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मैडम, द मीटिंग ऑफ माइंड्स इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम। इट मीन्स बोथ द पार्टी, यानी ऑफरर, मैं ऑफरर हूं, मैंने ऑफर दिया, नीलम को ऑफर दिया मैंने, तो नीलम इज ऑफरी। तो इफ इट मीन्स बोथ the parties to the agreement must agree about the subject matter of the agreement in the same sense at the same time. इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। कंसेंसस एड आइडम के लिए जरूरी है कि हम लोग सेम सेंस में और सेम टाइम में किसी चीज को अग्री कर रहे हैं। सेम सेंस में मतलब दोनों के दिमाग में सेम चीज चल रहा है कि हाँ आईफोन बेचने की बात कर रही है 40,000 में, और सेम टाइम मतलब सतीश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सेम टाइम मतलब अब मैं सोच रही हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं फोन अभी नहीं बेचूंगी, मैं आईफोन बेचूंगी ना, मैं अपना आईफोन बेचूंगी
या रियलमी का फ़ोन बेचूंगी 4 महीने के बाद, लेकिन नीलम को लगा कि मैं तो अभी बेच रही हूँ, तो नीलम को तो अभी फ़ोन की ज़रूरत थी, तो उसने हाँ बोल दिया कि मैं खरीदूंगी। तो यहाँ हमने सेम टाइम को लेकर के अग्रीमेंट नहीं किया। मेरे माइंड में था कि मैं 4 महीने बाद बेचूंगी, और नीलम के माइंड में था कि मैं अब भी बेच रही हूँ, और नीलम को भी फ़ोन की ज़रूरत है, तो इसलिए उसने हाँ बोल दिया। लेकिन यहाँ हम दोनों के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेम टाइम को लेकर के अग्री नहीं किया। उसके माइंड में कोई और टाइम चल रहा है, मेरे माइंड में कोई और टाइम चल रहा है। तो देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स विद रिस्पेक्ट टू इन द सेम सेंस एंड इन द सेम टाइम, तब हम बोलेंगे दोनों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स है। तो कोई भी अग्रीमेंट होने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है। बोथ द पार्टी शुड अग्री इन द सेम सेंस, दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि मैम अग्रीमेंट होने के लिए देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। अग्रीमेंट होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो है जरूरी। अग्रीमेंट होने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए, कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो अग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला बंदा अपने आप से अग्रीमेंट नहीं कर सकता। एंड देयर मस्ट बी कंसेंसस एट आइटम। कंसेंसस एट आइटम मतलब देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। I hope everybody is crystal clear. Crystal clear, everybody? Yes, ma'am. Okay, Anjali is crystal clear. Amisha, Chanslika, Ashish, Kosh, everybody is crystal clear. Okay. तो टाइम हो गया, वैसे पता नहीं चला टाइम कब हो गया, बट आई होप आप लोग को बोरिंग नहीं लग रहा है। लॉ, लॉजिकल रीजनिंग जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो इसको अपन एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, अलग अलग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ, तो आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। चंचलिका बोल रही है नोट्स भेज देना, ठीक है मैं नोट्स भेज दूंगी, लेकिन नोट्स कंप्लीट नहीं है एक्चुअली। मैं डेली का डेली नोट्स बनाऊंगी आप लोगों के लिए, डेली जितना पढ़ाऊंगी, तो अभी जितने नोट्स है मैं उतना भेज दूंगी, बाकी कल के लिए जो नोट्स बनाऊंगी फिर वो मैं कल भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन नोट्स आप लोगों को पूरा मैं क्लास से पहले बना के दे दूंगी, ठीक है। ओके, तो ये नोट्स कंप्लीट नहीं है अभी, जहां तक ये नोट्स बने हुए हैं मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तीशा बोल रही है एडमिन द ग्रुप। जी हाँ, जो लोग लॉजिकल रीजनिंग वाले ग्रुप में नहीं है, प्लीज प्लीज मेरे को मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगी ग्रुप में ऐड होने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।